मेरे सभी सम्मानित मित्रगणों, कल आप सबके साथ मैंने बात नहीं किया था। आज पहले सोचा था सुबह बात करूंगा, लेकिन फिर सुबह आज राज्य सड़क निधि प्रबंध समिति की एक बैठक थी। उस बैठक का लोक निर्माण विभाग का मंत्री होने के नाते मैं अध्यक्ष होता हूं, तो उस बैठक में मुझे उपस्थित रहना होता है और विस्तार से चर्चा करके उस पर निर्णय लेना होता है। तो वह प्रक्रिया आज पूरी हो गई। तो मैंने सोचा कि 8 बजे का समय शायद आप सबको भी उपयुक्त रहता है, इसलिए आप सबके बीच में आज यहाँ पर बैठने के लिए आया हूँ। यद्यपि जो बैठक मई में हो रही है, यह अप्रैल में ही हो जाती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण से इस बैठक को आज 26 मई को हम लोग संपन्न कर सके। 2020 और 21 का जो बजट होता है, उस बजट में यह एक अलग से प्रावधान होता है और उस प्रावधान के अंतर्गत इस विषय को हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे सभी मित्रगणों, चाहे नगर क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, दो प्रकार की चुनौतियां हैं। एक तरफ देश प्रदेश फिर से पहले की भांति चलना प्रारंभ हो जाए, और दूसरी तरफ चुनौती जो हमारे अपने ही भाई बहन हैं जो दूसरे प्रदेश में रहते थे, उनका आगमन भी हो रहा है। चिकित्सा की दृष्टि से अगर मैं चर्चा करूं, तो सरकार ने इसकी बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी की है, केंद्र सरकार के माध्यम से भी, प्रदेश सरकार के माध्यम से भी। लेकिन संख्या जब पर दृष्टि डालते हैं तो वह इतनी अधिक है कि जितनी भी बड़ी व्यवस्था होती है वो उतना ही छोटी हो जाती है। फिर भी सरकार का संकल्प है कि जिनके अंदर अस्वस्थता के किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, कोरोना के संक्रमण की कोई संभावना दिखाई देगी, उनका हम योग्य ढंग से इलाज करेंगे और इलाज करके वो स्वस्थ करने का काम करेंगे, और स्वस्थ करके वो फिर अपने परिवार के बीच पहले की भांति जीवन यापन करें, जीवन जिए। इसका जो आवश्यक उपाय है वह भी किया जाए। और देश और प्रदेश का जो कोरोना संक्रमण के कारण अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं, उनका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। और यह हमारे डॉक्टरों को बधाई देना चाहिए। हम सब लोग मिलकर के बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं कि अभी कोरोना संक्रमण की दृष्टि से कोई ऐसी दवा सही मायने में तैयार नहीं है। फिर भी जो हमारे पास दवाएं पहले से उपलब्ध हैं, ये चिकित्सकों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्हीं दवाओं के सहारे, उन्हीं दवाओं के माध्यम से जो बीमार पड़ रहे हैं उनको स्वस्थ करने का काम कर रहे हैं। और जो स्वस्थ होकर के घर से निकलते हैं, हॉस्पिटल से निकलते हैं, तो उनका रास्ते में भी, घर में भी बहुत सम्मान के साथ स्वागत होता है। लेकिन लोगों के मन में स्वाभाविक डर बैठा हुआ है कि अगर किसी को कोरोना हुआ तो वो मर ही जाएगा। नहीं मेरे भाइयों बहनों, कोरोना होने का मतलब यह नहीं है कि वो मर ही जाएगा। कोरोना होने का मतलब यह है कि अगर कहीं से भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो हम इलाज के प्रति सजग और सतर्क रहें, और समय से इलाज की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, जो कोविड हॉस्पिटल है, वहां पर पहुंचने का काम करें। अगर यह काम हम करेंगे तो निश्चित तौर से मैं ऐसा मानता हूं कि हम इसमें बहुत बड़ी सफलता को अर्जित करने का काम करेंगे। साथ ही मैं आप सब लोगों को आज फिर यह निवेदन करूंगा कि जैसा लॉकडाउन खुलने से, लॉकडाउन 31 तारीख को जब समाप्त होगा, उसके बाद मैं समझता हूं कि लॉकडाउन 5 में हो सकता है और अधिक छूट मिले, और सारी व्यवस्थाएं ऐसी बने जिनके आधार पर हम मुख्य धारा में जैसे पहले की जिंदगी है वैसे ही जीनी शुरू कर पाए। लेकिन इस समय एक बात की मैं प्रशंसा करता हूं और आप सबको प्रशंसा करना चाहिए। समाज के 100 में से 90-95 लोग ऐसे हैं जो स्वयं कोरोना संक्रमण से बचाने के प्रति जागरूक हो चुके हैं।
क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या महिला हो चाहे पुरुष हो, सबने बहुत इस समय अपने अपनी चेतना को दिखाने का काम किया है और स्वयं बच रहे हैं। और स्वयं बचने का प्रयास करना, स्वयं बचने का उपाय करना, डॉक्टरों की सलाह के अनुसार जीवन जीना। मैं यह मानता हूं कि हम कोरोना को इसके आधार पर काफी पीछे छोड़ देंगे, उसको खदेड़ देने में सफल होंगे। एक बात और मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे देशवासियों की जो शारीरिक क्षमता है, शरीर की जो ताकत है, उसके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता भरी पड़ी, उस प्रतिरोधक क्षमता के बल पर कई लोगों के अंदर कोरोना होते हुए भी उनके शरीर पर कोई असर ना हुआ है, ना होगा। कोरोना मर करके समाप्त होकर के चला जाएगा, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हमारे हैं जिनके अंदर अगर कोरोना पहुंचा भी है तो न लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ना उनके ऊपर कभी लक्षण दिखाई देने वाले हैं, ना कोरोना उनके शरीर में कोई प्रभाव डाल पाएगा। लेकिन अगर यही स्थिति अमेरिका के किसी, यूरोप के किसी देश के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर हो जाए तो शायद उनकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता जो है वह इतनी कम है तो कोरोना को लड़ करके हरा नहीं पाए। इसलिए हमारी जो क्षमता है उसको लगातार बढ़ाना चाहिए। हम लोग बचपन में तमाम ऐसी देसी देसी चीजें खाते थे, खिलाते थे जो औषधि की तरह होती थी। खेत की जो सब्जियां हैं उनके कितने गुण हैं। कई ऐसी आजकल सब्जियां आ गई हैं जिनके लिए रोज जो आयुर्वेद वाले हैं, जो आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो संदेश दिए जा रहे हैं, मैं तो गांव वाला हूं, मैं इसलिए जानता हूं कि जो चीजें हम लोग बचपन में बस खेत में, पेड़ में कुछ उपलब्ध है तो उसी को लाते थे, उसी खाते थे। अब गांव में आप जानते, लगभग हर गांव में 4 से 10 पेड़ ऐसे होंगे जहां गुरिच जिसको कहते हैं, अब आज उसको अमृता कहते हैं, अलग अलग नाम है उसके सब। तो अब उसका कितना उपयोग है, उसको लोग काढ़ा बना करके उसकी गोली बन करके आ रही है, बहुत बिक भी रही है, लोग बहुत खरीद रहे हैं, बहुत खा रहे हैं कि शायद इससे हमें संक्रमण नहीं होगा। तो ये प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने की एक तरह से औषधि। तो ऐसी चीजों पर भी हम नजर रखें। और कई जो वर्तमान हमारे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, वह सब या जानते भी नहीं होंगे कि गुरिच क्या होता है, लसोड़ा क्या होता है। पहले घर में किसी को खांसी जुकाम हो जाए, काढ़ा बनता था, काढ़ा बनाने में क्या क्या इस्तेमाल होता था वो आप सब जानते हैं। लेकिन उसकी क्षमता, सब चीज जो मिलाया जाता था उस समय, अगर उसको याद करें तो आपको ध्यान में आएगा उसके अंदर इतनी चीजें मिल जाती थी कि शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी होगी तो भाग जाएगी। खांसी जुकाम तो वो भाग ही जाती और उससे स्वस्थ होकर के फिर पुनर्जिंदगी जीते थे। कोई डॉक्टर के पास पहले नहीं जाते थे, सब घर में दवा होती थी। कोई गांव के ही बड़े बुजुर्ग बता देते थे कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। सांप बिच्छू काटे तो कौन सी जड़ी बूटी लगा दो तो ठीक होता था। लेकिन अब हम उससे, उस दुनिया से दूर हो रहे हैं और यह चीजें नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगह अभी भी उपलब्ध है। हम सब में से तमाम बच्चे होंगे जो पढ़ते होंगे, जो आयुर्वेदिक औषधियां बनाने वाली दुकानें हैं, उन दुकानों से हम जानते हैं कि एक शंख पुष्पी नाम का एक, आप जहाँ कठोर जमीन देखेंगे वहां पर वो खाई देती है और उसको लोग पहले लाते थे और उसको पीसते थे और उसको पीस करके पीते थे। आज वही शंख पुष्पी सिरप बन करके आ रहा है कि इसको पियोगे तो ये बहुत बुद्धिवर्धक है, बहुत याददाश्त को बढ़ाने वाली। पहले यह नहीं ध्यान में आता था, पहले बहुत कम लोग उसका उपयोग करते थे और आज भी वह है। लेकिन आज हमारा ध्यान, हमें अपनी जो औषधियां को बचाने का काम और जो औषधियां उपलब्ध हैं उनका उपयोग करने का काम। जो बड़े बूढ़े उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ जो 50 साल के आसपास वाले होंगे या उससे ऊपर के होंगे, उन लोगों ने भी उपयोग किया है। लेकिन इससे नीचे वाले आजकल इसका उपयोग नहीं कर पाते। इसका उपयोग करना शुरू करिए, ये निश्चित तौर से याददाश्त को बढ़ाएगी, बुद्धि का विकास भी करेगी। और ऐसी जो चीजें हैं, अभी मैंने जब लोक निर्माण विभाग का मेरे जिम्मे मंत्रालय आया तो मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो चूंकि हमारी सड़कें तो प्रदेश में जगह जगह हैं, तो मैंने एक हर्बल मार्ग बनाने की घोषणा किया कि पूरे प्रदेश के अंदर 800 किलोमीटर का ऐसा रोड हम लोगों ने
तय किया है कि यह कौन कौन सी रोडें हैं, उनको हर जिले में मालूम होगा। अगर आप पता करेंगे तो हर्बल रोड बनाने का काम, हर्बल माने जो औषधि वृक्ष हैं, जिन वृक्षों की जड़ें, पत्ते आदि आदि मतलब दवा के काम में आते हैं, उस प्रकार का हर्बल रोड बनाने का। उसके लिए हमने प्रदेश में लगभग 1600 किलोमीटर, क्योंकि 800 किलोमीटर तय किया है तो दो पटरी होती है, इसोर और उसोर, वह भी तय किया। मैं आपको यहाँ जानकारी दे रहा हूँ, अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। अब जब वर्षा का समय आता है तो आप सब जानते हैं कि पानी बह करके पूरा विभिन्न नदियों के माध्यम माध्यम से समुद्र में चला जाता है। अब जल जो गांव में तालाब थे उनको लोगों ने पाट करके कब्जा कर लिया है। जो चक्रोड होते थे, नाली होते थे, उस पर भी लोग चाहते हैं कि उसको भी हम अपना बना ले। तो ऐसा सब करने के कारण से जो रिचार्जिंग की व्यवस्था, हर गांव में पहले तालाब होते थे, कई कई तालाब होते थे, और उन तालाबों का पानी बहुत अच्छा होता था, गांव के लोग वहां नहाने के लिए जाते थे, मैं भी जाता था। लेकिन आज गांव में ऐसे कितने तालाब बचे जिसमें आप नहाने के लिए जा सकते? तो वह सब हमने ही अपने आप इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की है कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध था वो हमसे ही दूर चला गया है। तो उसको पास में लाने की दृष्टि से जब कार्रवाई होती है तो उसको लेकर के झगड़े हो रहे हैं प्रदेश में, बहुत झगड़े हो रहे हैं। इसको लेकर के मैं पहले भी चिंता व्यक्त कर चुका हूं। और जब कोई झगड़ा होता है तो विवाद होता है, चक्रोड को लेकर विवाद होता है, अवैध कब्जे को लेकर विवाद होता है, किसी अन्य विषय को लेकर के। यद्यपि मैंने सभी जिला अधिकारियों के संबंध में पत्र लिखा है कि हर गांव के विवादित तालाब, विवादित चक्रोड, विवादित अवैध कब्जे आदि की सूची बनाओ, और सूची बना करके और सबको निर्देश दो, जब तक एक व्यवस्था ना खड़ी हो जाए तब तक वहां विवाद ना होने पावे, इसके लिए कोई निर्माण काम विवादित स्थल पे ना हो। ये मैंने भेजा है। लेकिन मैं आपको केवल यह बात इसलिए बता रहा हूं कि हमें इन सबको बचाना। जब हमारे देश की आबादी 30-40 करोड़ थी तब हमारे कितने तालाब थे, तब गंगा जी की धारा कितनी तीव्र थी, तब और अब के अंतर, आबादी बढ़ गई लेकिन व्यवस्थाएं सब हमने छोटी कर दी। हमें जो पूर्वजों ने प्रदान किया था अगर उसको हम बचा के रखते तो शायद मैं समझता हूं कि आज यह दिन देखने नहीं पड़ते। मैं सड़क जो बना रहा हूं उसमें जैसे मैंने बताया कि हर्बल रोड, औषधि वृक्षों को लगाने का काम कर रहे हैं, पीपल के वृक्षों को लगाने का काम कर रहे हैं, फलदार वृक्षों को लगाने का काम कर रहे हैं, नीम के पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं, मैं औषधि वृक्षों का नाम नहीं लेना चाहता। इसके साथ साथ वर्षा आने वाली है। अभी मैंने अपने विभाग की बैठक के लिए मैंने कहा बताओ क्या तैयारी आप लोग। उस बैठक में मैं पिछले साल से ही इसको लागू किया हूं कि हार्वेस्टिंग मतलब वाटर रिचार्ज करने का, कि सड़क पर जो पानी बहेगा उसके कारण जो सड़क की पटरियां कट जाती, वो पटरियां ना कटे, हम ऐसी एक व्यवस्था करने का काम शुरू करने के निर्देश दिए हुए हैं। पानी चाहे जहां से आवे वो बह करके सड़क के किनारे जो गड्ढे बने रहते हैं उन गड्ढों के माध्यम से रिचार्ज हो जाए, जिससे वो पानी बह करके नदी में, नदी के माध्यम से समुद्र में चला न जाए, जहां जिस पानी का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होता। और बाद में हमारे यहाँ हैंडपंप है तो वह पानी देना बंद कर देते हैं, कुएं हैं तो उनका पानी एकदम समाप्त हो जाता है। बहुत जगह तो टैंकरों के माध्यम से अगर पानी ना भेजा जाए तो पीने की व्यवस्था नहीं होती। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में पाइप पेयजल योजना, पाइप के माध्यम से हर घर में पानी पहुंचाने की योजना का प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और जो हमारा पूर्वांचल का कई हिस्सा है, वैसे ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। नहरों की सफाई बड़ी तेजी के साथ हो रही है, आप देखे होंगे सब लोग जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिससे किसानों को पानी समय से मिले, फसल वो अधिक से अधिक अच्छी पैदा करे, इसकी अपेक्षा की जाती है। मैं जो हमारे विशेष तौर से किसान भाई हैं उन सब के लिए खुशी की बात यह है कि जो एक बहुत बड़ा राहत पैकेज भारत सरकार के माध्यम से मिला है। मैं अपने युवा साथियों को ये आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, बहुत जल्दी मैं उसका डिटेल अपने फेसबुक के पेज पर भी आपको उपलब्ध कराऊंगा कि हम फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे हम रोजगार, किसान जो खेत में फसल पैदा करता है उसकी एक भी फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए, उसका 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होने पाए। अगर ये युवा ठान लेंगे तो हम फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से, मेरे पास ही मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के, इस मंत्रालय के माध्यम से मैं कई ऐसी योजनाएं भारत सरकार
ये फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार हुई है। उसे गांव गांव में हमारे जो युवा हैं, गांव में ही बहुत सारे गांव आप जानते होंगे, कई जगह हमारे ऐसे पढ़े लिखे बहुत बच्चे हैं जिन लोगों ने मेहनत किया, जो 10,000 20,000 रुपए महीने नहीं कमा पाते थे, उन्होंने पाली हाउस बनाने का काम किया। उसमें ऐसे ऐसे उपज किया, कहीं फूल की खेती की तो कहीं सब्जियों की खेती की, कहीं फलों की खेती की। तो ऐसे तमाम मतलब पाली हाउस बड़े बड़े बना करके, जिसमें जो सामान गर्मी में नहीं पैदा हो सकता है, वो पाली हाउस के अंदर आप गर्मी में भी पैदा कर सकते हैं, जाड़े में भी पैदा कर सकते हैं। तो हर चीज के लिए इस प्रकार की तैयारी हुई और लाखों लाख रुपए वो कमाते हैं महीने में। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये तो एक मैं खेती की दृष्टि से बताया, खेती के काम में भी हमें फोकस करना चाहिए। अभी हम एक कोल्ड चेन बनाने का काम करें। जैसे उदाहरण के लिए जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इसे पराग दूध हो चाहे निजी डेयरिया हो, अब गांव से जब दूध लेने के लिए वो लोग आते हैं, तो उनका जो रहता है दूध को ले जाने वाला टैंकर, वो पूरी तरह से कूल रहता है। जैसे फ्रिज के अंदर रखा है दूध, वैसे उसके अंदर भी कूल रहता है, मतलब ठंडा रहता है। ऐसी एक कोल्ड चेन हम लोग फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के माध्यम से तैयार करने जा रहे हैं कि खेत से उसकी प्रोसेसिंग करके उसको ठीक प्रकार से, इतना जो कोई कचरा हो गंदा हो उसको वहीं पर निकाल करके उसको उस टैंकर में, उस ट्रक में कोल्ड होगा, मतलब एकदम वो फ्रीज होगा, उसके अंदर रखना और वहां से ले जाकर के संबंधित कोल्ड स्टोर में, उस कोल्ड स्टोर के माध्यम से फिर देश के अंदर ट्रेनों के माध्यम से, जहाजों के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से, जहां इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जहां इसकी ज्यादा कीमत मिलेगी, वहां तक भिजवाने का काम। अब जो सब्जी उत्पादन करने वाले हैं, फल का उत्पादन करने वाले हैं, अनेक ऐसे जो भी उत्पादन हमारे सब अन्नदाता किसान ही करते हैं, जो उत्पादन करते हैं उनका एक एक सामान खरीद लिया जाएगा, उनको उचित कीमत उनके खेत पर ही मिल जाएगी। अब वहां से खरीद करके जो व्यक्ति चैन निर्माण करके माध्यम, कोल्ड चैन के माध्यम से ट्रक के अंदर लेकर के आएगा, उस ट्रक को जब वो कोल्ड स्टोरेज में ले जाएगा, कोल्ड स्टोरेज से जब 5 स्टार 7 स्टार होटलों तक वही आपकी सब्जी जो आप पैदा करो बिकने के लिए जाएगी। एक कई लोगों को, खेती में किसानों को काम मिलेगा, किसान के माध्यम से लोगों को काम मिलेगा, और जो हमारे युवा हैं ये सब कोल्ड चेन का हिस्सा बनेंगे, उसकी प्रोसेसिंग का काम करेंगे, और उसके माध्यम से कोल्ड स्टोरेज। और आगे कितने एक साथ अगर नीचे से ऊपर तक रोजगार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही लाखों लाख रोजगार ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। हमारे यहाँ आम होता है, हमारे यहाँ अमरूद होता है, हमारे यहाँ आंवला होता है, हमारे यहाँ नींबू होता है, हमारे यहाँ करौंदा होता है, हमारे यहाँ अनेक प्रकार की सब्जियां होती हैं जो पूरे देश में जाती हैं। यह सब के लिए हमें अभी से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कृषि के क्षेत्र से ही हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा मिल सकती है। इसलिए फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से मैं आप सब लोगों को जानकारी दिया हूँ। साथ ही इस समय जब भी आप टीवी के सामने बैठिए तो जो समाचार आते हैं आप देख करके आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। इस देश में अटल जी के रूप में आज नहीं है इस धरती पर, लेकिन आज आप याद करेंगे तो लगेगा जब विपक्ष की राजनीति करना हो तो अटल जी जैसा नेतृत्व चाहिए, अटल जी जैसा नेता चाहिए कि हम सत्ता में हैं तो भी, विपक्ष में हैं तो भी, देश हमारे लिए प्रथम है। लेकिन आज कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे दूसरे प्रदेशों में अन्य भाजपा विरोधी राजनीतिक दल, संक्रमण के संकट के समय नकारात्मक राजनीति के रास्ते पर चल चुके। आपात काल में मतलब कहते सब लोग एक हो जाते, लेकिन कांग्रेस की धारा अलग है कि कैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी को बदनाम कर दिया जाए, कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम कर दिया जाए। भले कांग्रेस शासित राज्यों में त्राही त्राही मची हो, सर्वाधिक जो हमारे अपने लोग हैं, महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान, सब प्रदेशों से वापस आए, आ रहे हैं, अभी भी आएंगे। लेकिन आरोप कहां लगेगा तो केंद्र सरकार पर लगेगा, आरोप कहां लगेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार पर लगेगा। ये काम नकारात्मक राजनीति जो करते हैं उनका होता है। सकारात्मक राजनीति, रचनात्मक राजनीति
या श्री राहुल गांधी जी पूरी तरह से। आज उनसे कुछ पत्रकार मित्रों से, कुछ चैनल के साथियों के साथ बातचीत हुई, मैंने उनके साथ बातचीत में सवाल किया कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं लॉकडाउन फेल हो गया। मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं, लॉकडाउन का पालन मैं मानता हूं कि लगभग 90 से 95% लोग ऐसे हैं कि स्वतः लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जिस दिन से यह जान गए हैं कि यह संक्रमण छूने से फैल जाता है। स्वयं मुंह में रुमाल बांध रहे हैं, स्वयं मुंह में मास्क लगा रहे हैं, स्वयं बार बार साबुन से, सैनिटाइजर से हाथ को साफ करने का काम कर रहे हैं, अनावश्यक बाहर नहीं निकल रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आदि बंद है, दुकानें इतने इतने 2-2 महीने से बंद रही, वो धीरे धीरे खोलने का काम किया जा रहा है। रेल को, हवाई जहाज को सब चलाने की कोशिश की जा रही है, बसों को भी चलाने की तैयारी की जा रही है। जब तक यह सब कुछ नहीं चलेगा, धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। लेकिन जब हम उसी प्रकार से, यहाँ कोरोना का संक्रमण है और इस संक्रमण से लड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जब नागरिक तय कर लेंगे, देशवासी तय कर लेंगे, प्रदेशवासी तय कर लेंगे, तो लॉकडाउन हो और चाहे लॉकडाउन ना हो, तो भी हम कोरोना संक्रमण को फैलने से रोक सकते। लेकिन विपक्ष के अंदर जो लोग बैठे, वो नकारात्मक राजनीति करेंगे, वो अफवाह फैलाने का काम करेंगे, गुमराह करने का काम करेंगे, बदनाम करने का काम करेंगे, कभी सही बात आपके सामने नहीं रखने की कोशिश करेंगे। दुनिया के अंदर जिस नेता की प्रशंसा करते हुए बहुत जो संपन्न और सफल दुनिया के देश हैं, वो नहीं थक रहे हैं, दिन भर मोदी जी की माला जप रहे हैं, उसी नेता के खिलाफ, उसी सबसे दूरदर्शिता से काम करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस देश के अंदर श्री राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति बयानबाजी करते लॉकडाउन फेल हो गया। गरीबों को इनको चिंता है, किसानों को इनको चिंता है, राहुल गांधी जी को। अगर श्री राहुल गांधी जी आपको और आपके पूर्वजों को, किसानों, मजदूरों, गरीबों की चिंता होती, तो आज यह गरीबी नहीं होती, आज मजदूरों के सामने समस्या नहीं होती, आज किसानों के सामने संकट नहीं होती। यह सब आपकी देन है, उसकी डिटेल में पहले भी चर्चा कर चुका हूं, मैं जाना नहीं चाहता। गरीबों के लिए वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या किया है, विश्व के मंच से उसकी सराहना हो रही है। उसके विवरण में भी मैं नहीं जाना चाहता, कभी आप डिटेल, आपसे कभी मौका मिलेगा चर्चा करूंगा। तो आप सब विपक्ष की इस नकारात्मक राजनीति से सतर्क हो। हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे लोग दूसरे प्रदेश में हैं और घर वापस आना चाहते, हम उनको ट्रेन से लाएंगे, बस से लाएंगे, जहाज से लाएंगे, कैसे लाएंगे, जो हमारे पास साधन उपलब्ध होंगे उनके माध्यम से लाएंगे। पहला हमारा संकल्प है कि जो भी हमारे प्रदेश के वासी हैं, चाहे दूसरे प्रदेश से आने वाले, भूखे नहीं रहेंगे। ईश्वर करे कि उनको किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो, लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई संक्रमण होगा तो पहले उनका इलाज कराने का काम करेंगे, जांच करने का काम, और जांच करके, इलाज करके फिर उनको परिवार में फिर से भेजने का काम करेंगे। साथ ही हमारा प्रयास है कि जो हमारे प्रदेश में आए वो भूखे ना रहें, बीमार हैं तो उनको इलाज की कोई असुविधा ना हो, और सब प्रकार से ठीक हो जाए तो उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। तो यह 3 सूत्रीय अभियान जो दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं, उसमें श्रमिक भी हैं और गैर श्रमिक भी, हर क्षेत्र के लोग आए हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जिन प्रदेशों को वो अपने खून पसीने से सींच करके आगे बढ़ाने का काम किए हैं, उन प्रदेशों को भी अपना आगे बढ़ाने में जो योगदान है वह भी भविष्य में भी देते रहे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए भी अपना योगदान देने के लिए तैयार रहें, सरकार उनके साथ। और इस बात की अफवाह लगातार फैलाई जा रही है, यूपी के लोग दूसरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेश के लोग यूपी में, नहीं, हम सब भारतवासी हैं और भारतवर्ष का एक एक नागरिक देश के किसी प्रदेश में जा सकता है, आ सकता है, चाहे व्यापार करे, चाहे मजदूरी करे, और चाहे नौकरी करे, और जिस क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता उस क्षेत्र में जाए। उत्तर प्रदेश के लोग भी देश में जाएंगे और देश भर के लोग भी उत्तर प्रदेश में आएंगे। उत्तर प्रदेश में जो आएगा उनका स्वागत है, तो उत्तर प्रदेश के लोग देश के अलग अलग राज्यों में गए, उनका वहां के लोगों ने भी स्वागत किया। क्षुद्र राजनीति के कारण इस प्रकार दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं कि कांग्रेस की सरकार
राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, पंजाब में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। जहां इनकी सरकार है वहां इनको कोई दोष दिखाई नहीं देता। इनके चश्मे में पता नहीं कौन सा ग्लास लगाया गया है, जहां कमल का फूल दिखाई देगा, जहां भाजपा दिखाई देगी, वहां इनको दोष दिखाई, इनको दोष देखने दीजिए। हम तो पूरी श्रद्धा से, पूरे मनोभाव से गरीब, किसान, मजदूर की सेवा कर रहे हैं, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के उद्योग धंधे फिर से तेजी से आगे बढ़े इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारा प्रयास सकारात्मक, रचनात्मक और सरकार के नाते जो दायित्व है कि सरकार में आने के बाद सत्ता का सुख नहीं बल्कि सेवा का अवसर मानना चाहिए। सत्ता का सुख प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है हमें, सेवा करने का अवसर मिला है, और इस सेवा करने के अवसर को हम सब लोग मिल करके उपयोग करेंगे। 2014, 17, 19 में तो यूपी के अंदर मैं अगर कहूं तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चुनाव में हारे। कभी सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया तब भी हारे, कभी सपा और बसपा ने गठबंधन किया तब भी हारे। अब इनको 22 और 24 में भी हारने का खतरा दिखाई दे रहा है। इसलिए संक्रमण काल में लोगों ने राजनीति शुरू की, लेकिन इनकी राजनीति घटिया राजनीति यह निश्चित तौर से कामयाब नहीं होगी। और ये इसके कारण से जो इनकी घबराहट है, घबराहट को समझ सकता हूं, क्योंकि यह सारे लोग बिना सत्ता के वैसे ही इनका जीवन हो जाता है जैसे मछली पानी में है तब तक तो उसकी जिंदगी है, जैसे मछली पानी से बाहर निकाल दी जाएगी तो तड़प तड़प करके, मतलब आप जानते हैं क्या दशा होती है, मर भी जाती है। तो आज चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी, जो भी है, उनकी यही दशा है। उनको अभी तक लग रहा था कि चलो 14 मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जीत गई तो अब 17 में मतलब मोदी जी को यूपी में नहीं जीतने देंगे, लेकिन अब 17 भी यूपी में जीत गए। अब 17 जीतने के बाद फिर 19 में नहीं जीतने देंगे। सारे लोग एक हो गए, पहले से ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वालों की लंबी सूची तैयार हो गई। लेकिन जब 19 का चुनाव परिणाम आया, चारों खाने सब चित हो गए, अरे सब लोग मिल करके भी मोदी जी को नहीं हरा पा रहे हैं। अब इनको 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव दिखाई दे रहा है और 2024 का लोकसभा। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते लेते अमेठी चुनाव हार गए। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी सारी नौटंकी उत्तर प्रदेश के अंदर आके करती हैं, महाराष्ट्र में ये करने के लिए नहीं जा सकती। अगर महाराष्ट्र में जातीय बसों को लगाती, महाराष्ट्र से यूपी तक अगर भिजवाती लोगों को, तो शायद मैं समझता हूं कि ये जो कई दिन मीडिया का इवेंट बना करके रखने का काम किया गया, नहीं करना पड़ा। तो यह फोटो सेशन कराने वाले, मीडिया में बने रहने वाले, ट्विटर के माध्यम से राजनीति करने वाले, आज संक्रमण काल है, आज लॉकडाउन है, आज लोगों के बीच में नहीं जाना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यह लोगों के बीच कब जाते हैं? जब चुनाव हो। लोगों के बीच कब जाते हैं? जब इन्हें कुछ लाभ लेना होगा। और इसके कारण से उत्तर प्रदेश की अमेठी की जनता ने भी सबक सिखा करके इनको भेजने का काम किया। मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो भी देश के किसी भी प्रदेश से अपने भाई बहन आ रहे हैं, उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था करने की तैयारी कर रही है। उनको भोजन की कमी ना हो, उनके इलाज की कोई असुविधा ना हो, और अगर वह स्वस्थ है तो उनके लिए रोजगार के अवसर भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। लेकिन मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने परसों आप सबसे कहा था, ये सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ जो भी आप बोलेंगे, मैं भी जो बोल रहा हूँ आप भी देख रहे हैं, दुनिया देख सकती है इसे। और ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है, बहुत सारे लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये नहीं कि आप कल आप डिलीट कर दो तो आप ये बातें छिप जाएंगी, नहीं छिपेंगी। यह बातें आज भी हैं और कल भी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जातिवाद अगर हम करेंगे तो हमारा देश कमजोर। इतिहास हम याद करें, जब हम आपस में लड़े हैं तभी हमारे ऊपर मुगलों ने शासन किया, तभी हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, तभी हमारे देश की जो विश्व का सबसे शक्तिशाली संपन्न शिक्षा के क्षेत्र में हो, अर्थ के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में हिंदुस्तान पीछे नहीं। विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता पहले नेतृत्व किया है, जो भविष्य में भी क्षमता रखता है, उस देश को, उस प्रदेश को मेरे भाई बहनों कमजोर मत
या जाति के नाम पर कोई आपस में झगड़ा हुआ किसी के सड़क बनाने को लेकर के, चाहे चक्रोड बनाने को लेकर के, चाहे अवैध कब्जा हटाने को लेकर के, और चाहे कहीं जानवर बांधने को लेकर के, चाहे कोई दीवार को खड़ी करने को लेकर के कोई झगड़ा हुआ, दो बिरादरी में झगड़ा हो गया, दोनों बिरादरी के तथाकथित जिनका कोई समाज के लिए योगदान नहीं है, तो सबसे पहले अपना जहर उगलना शुरू कर देते हैं। मैं उनसे अपेक्षा करता हूं और अनुरोध भी करता हूं कि जहर उगलना बंद करिए। यह जहर आपके लिए ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी घातक है, खतरनाक है, बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। और ऐसे जहर उगलने वालों से दूर रहना चाहिए, आप सबसे मैं अपील करता हूं। और ऐसे जहर उगलने वालों को, जो समाज में समरसता लाने का काम नहीं कर सकते, होंगे कुछ गंदे लोग, गड़बड़ लोग, तो किसी भी जाति में है, कोई एक जाति नहीं है, हर जाति में गड़बड़ लोग होते हैं और हर जाति में अच्छे लोग होते हैं। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो गलत है वो गलत है, गड़बड़ है गड़बड़ है। हर गरीब के साथ, हर प्रदेशवासी के साथ, हर देशवासी के साथ देश और प्रदेश की सरकार खड़ी है। हमारे चश्मे में भेदभाव वाला शीशा नहीं लगा हुआ है, हमारे चश्मे में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला शीशा लगा हुआ है। और उसके आधार पर ही हम लोग प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप सब भी इसी भाव से बढ़े। कहीं पर भी कोई इस प्रकार का करता है तो उनको जिस मजबूती से जवाब देना है उनको मजबूती से जवाब दीजिए, उनको सही तरीके से समझाने का काम करिए और देश और प्रदेश को एकजुट रख करके देश को आगे बढ़ाने का काम करिए। आज भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ही नहीं, आज भारत और चीन की सीमा पर जो तनाव की स्थिति है, उस तनाव से देश कैसे सफलतापूर्वक निपटे, कैसे सफलतापूर्वक तिरंगा फहरा सके, हमारी सबकी यही कामना होनी चाहिए, हमारी सबकी यही इच्छा होनी चाहिए। और जो विवादित मैटर है, मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि आप सबको, किसी भी जिले का, किसी भी क्षेत्र का कोई विवादित मामला है, अगर विवादित है तो उसको, अगर आप उसमें पक्षकार हैं, आपका कोई परिचित पक्षकार है, तो चाहे आप लाभ पाने वाले हो चाहे नुकसान उठाने वाले हो, आप उसको छोड़ दीजिए। अगर कोई गलत तरीके से आपकी जमीन पर कोई महल खड़ा कर लेगा तो भी अगर गलत है, गलत करने वाले, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, महल भी ढहावा देंगे। कोई भूमाफिया अगर किसी गरीब का उत्पीड़न करेगा, शोषण करेगा, तो भूमाफिया की खैर नहीं, उसकी जगह जहां होती है वहीं रहेगी। लेकिन इस समय जो कुछ भी हो रहा है उससे बचिए और लोगों को बचाइए, क्योंकि यह समय आपस में लड़ने का नहीं, यह समय संक्रमण के खिलाफ लड़ने का, यह समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मजबूत बनाने का, भारत को विश्व का नेतृत्व करने वाली, सामर्थ्य करने वाला देश बनाना। साथ ही दुनिया में चीन अपने उत्पादन के माध्यम से पूरे बाजारों पर कब्जा कर लिया। अब चीन के सामने यह आज संकट खड़ा है कि पूरा विश्व भारत आना चाहेगा, अपनी इंडस्ट्रियां भारत में लगाना चाहेगा। अगर यहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश और प्रदेश की सरकार को टैक्स मिलेगा, उस टैक्स के पैसे से उस लोगों के रोजगार के आधार पर हमारे देश का स्तर ऊंचा होगा। हम किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, हमारा तो संस्कार ही है बस कुटुंबकम का, कि हमारा विश्व पूरा परिवार, और हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान शिव, सब हमारे, और इनके बीच में भी कुछ लोग अंदर डालने की कोशिश करते हैं, सभी हमारे आराध्य हैं, सभी हमारे पूज्य हैं, सबको हम नमन करते हैं। और आप सबसे भी आह्वान करते हैं कि कहीं किसी भी प्रकार का समाज को कमजोर करने वाला कोई भेदभाव करने की कोशिश करता है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आप लड़ाई नहीं लड़ना कि आप भी कोई उसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर किसी ने कुछ कहा तो उसको जवाब देने लगे, लेकिन उसको पता करिए, और पता करके जो जहर उगलने वाले हैं, जो समाज को लड़ाने वाले हैं, जो समाज के लिए कुछ करते नहीं है, उन सबको एक संदेश देने का आप सब लोग मिलकर के काम करेंगे। मैं आपके साथ हूँ, यही आह्वान करते हुए आज मैं अपना निवेदन पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता।